शास्त्री हैं और पिछले कई वर्षों से इन मुद्दों पर लगातार नमस्कार ज्योति जी लिख रही हैं और बातचीत भी कर रही हैं और अक्सर मैं जनसत्ता अखबार में इनको पढ़ता रहा हूँ। इन विषयों पर उन्होंने बहुत विस्तार से और गंभीरता से इन विषयों को उठाया है। तो इस पूरे वेबिनार को आयोजित करने के पहले उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई और हमें लगा कि इस विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। बल्कि अभी कुछ समय पहले तकनीक और समाज करके इनका एक आलेख जनसत्ता में छपा था, उसी से मुझे कहीं एक इस तरह की जिज्ञासा का भाव जागृत हुआ कि क्यों नहीं इस पर भी एक अपन वेबिनार का आयोजन किया जाए। इसी सिलसिले में हमारे इस विभाग में सेंटर फॉर मास कम्युनिकेशन में जब ये जयपुर में थी तब लंबे समय तक जुड़ी रही और गेस्ट फैकल्टी के रूप में कई वर्षों तक इन्होंने पढ़ाया और यहाँ के लोकल मीडिया में भी इनका एक काफी जुड़ाव रहा, संबंध रहा। दैनिक समाचार पत्रों में सामाजिक विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पर न सिर्फ इन्होंने आलेख लिखे, क्योंकि केवल जनसत्ता में नहीं, इसके अलावा भास्कर, राजस्थान पत्रिका, वायर आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से ये छप रही हैं। लेकिन उस समय भी इनके कोर्स लेते रहे और आकाशवाणी, दूरदर्शन इनके साथ भी आपका जुड़ाव है। वर्तमान में आप कोटा में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में अध्यापन कार्य कर रही हैं और वहाँ की मीडिया में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी हुई है। दैनिक पत्रों के अलावा, पत्रिकाओं के अलावा आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी है और जो पत्र पत्रिकाएं हैं, शोध पत्र पत्रिकाएं, उसमें भी आप निरंतर लिखती रही हैं। लगभग 60 से अधिक शोध पत्र आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 16 चैप्टर्स अलग अलग पुस्तकों में आपके प्रकाशित हो चुके हैं। और मेरी जो सीरीज थी विभाग की, जब मैंने एक सीरीज निकाली थी पाठ्य पुस्तकें पत्रकारिता पर, लगभग 12 पुस्तकें जो हिंदी ग्रंथ अकेडमी ने प्रकाशित की थी, उसमें भी आपके विभिन्न विषयों पर विशेषकर शोध संबंधी काफी चैप्टर्स जो हैं हमने भी लिए थे। इसके अलावा पंजाब स्कूल बोर्ड और एनसीईआरटी के जो प्रकाशन हैं उनके साथ भी आपका सक्रिय जुड़ाव रहा। देश में अनेक सेमिनार, वर्कशॉप्स में लगभग 50 से अधिक आपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और कई शोध पत्र आपके बेस्ट रिसर्च पेपर के रूप में भी पुरस्कृत हुए हैं। लगभग 270 आर्टिकल्स आपके जनसत्ता, सुबह सवेरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, वायर, टैलेंट इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि पत्रों में प्रकाशित होते रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि डीडी राजस्थान और ऑल इंडिया रेडियो और अन्य जो प्राइवेट चैनल्स हैं, इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के रूप में आपकी नियमित सहभागिता रही है। जो आपको प्रमुख पुरस्कार मिले हैं, राजस्थान सरकार ने आपको श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में जयपुर में एक सरकारी समारोह में सम्मानित किया था। आपको सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स के लिए जो इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसमें अनेक बार पुरस्कृत किया गया है और उसमें ओपी शर्मा अवार्ड जो बड़ा महत्वपूर्ण है 2011 में आपको मिला था। उसके अलावा भी समय समय पर जैसे राधा कमल मुखर्जी मेमोरियल अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, गोदावरी देवी पुरस्कार से आपको 2021 उससे सम्मानित किया गया, यंग सोशल साइंटिस्ट अवार्ड अभी इंदौर में एक आयोजन हुआ था राष्ट्रीय स्तर का, वहां आपको सम्मानित किया गया। आप कुछ रिसर्च जर्नल्स का एडिटोरियल बोर्ड में भी हैं और आपकी कुछ पुस्तकें जयपुर के प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं उनके द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं। आपका जो इस विषय को देखने का जो एक सामाजिक संदर्भ है, मैं आपसे, क्योंकि आप समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों विषयों में आपने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, तो उस विषय के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्षों को, इस चुनौती को आप किस रूप में देखती हैं, डॉक्टर ज्योति सेठाना? थैंक यू सर। भानावत सर नमस्कार। राजेंद्र भानावत जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ज्योति, आप ही को सुनने के लिए बैठा हूँ मैं तो। सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। देखने और सुनने के लिए दोनों देखना और सुनना दोनों। थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार। भानावत सर ने इतना डिटेल, इतना सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है सिर्फ एक लाइन बोल देनी चाहिए टीचर के लिए कि ये समाजशास्त्र की शिक्षक है या विद्यार्थी है, सफिशिएंट है। आज का विषय वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे डिजिटल दुनिया का एक भाग है। मुझे लगता है कि इस पे न केवल गहन चिंतन हमें करना चाहिए, क्योंकि चिंता का विषय है, वाकई में चिंता का विषय। अभी मैं, चूंकि विषय है अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस कि डिजिटल इंडिया के चैलेंजेस, तो मैं पहले कुछ अपॉर्चुनिटी की बात कर देती हूँ। राधे अंकल के गैम शानदार काफी रहा है यार, क्या जवाब, डिस्टर्बेंस है शायद।
पहले जैसे मैंने कहा कि आज की जो दुनिया है देखा जाए तो वो जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद ये जो सोसाइटी अस्तित्व में आई है जिसको हम टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं या मीडिया सोसाइटी कहने लगे हैं या डिजिटल सोसाइटी कहने लगे, बहुत सारे नाम है। ये सब जो सोसाइटी के हमने नाम किए हैं, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी, या जब सिर्फ हम सोसाइटी कहते थे और आज की जिस सोसाइटी है टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी या मीडिया सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये क्या अंतर है? आखिर हुआ क्या ऐसा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद की सोसाइटी के इतने सारे एडजेक्टिव या उपनाम आने लगे? ये मेरे लिए मुझे लगता है खास मुद्दा है। जब से टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी आई है उसने जीवन का ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसको नहीं बदला हो या नहीं छेड़ा हो। आप फैमिली ले लीजिए, मैरिज सिस्टम ले लीजिए, किनशिप ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, रिलीजन ले लीजिए, पॉलिटिक्स ले लीजिए, और जितने भी प्रोफेशन है, लैंग्वेजेस हैं, इवन सोशल रिलेशंस जिसपे सोसाइटी बेस्ड है, उस तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। मतलब टेक्नोलॉजी ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया। जब तक परिवर्तन सकारात्मक दिशा में होता है किसी भी चीज का, तो वो देश में खुशहाली लाता है, परिवार में खुशहाली लाता है, समाज में खुशहाली लाता है, उसको एक विकास देता है। कोई भी परिवर्तन हो, पर अगर वो सकारात्मक है तो खुशहाली और विकास की तरफ इंगित करता है। लेकिन अगर ये परिवर्तन विनाशकारी है, समाज को विघटन की तरफ ले जाता है, और इस विघटन को रोकना फिर मनुष्य के बस की बात नहीं रहती। तो मुझे लगता है हमें दोनों ही पक्ष की तरफ मेरे संकेत जाएंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी मुझे डिस्कस करनी है। टेक्नोलॉजी के विकास ने देखिए मानव के जीवन स्तर को अपग्रेड किया, सोशल रिलेशन में चेंज किया, उसकी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, इन सब में उसने क्वालिटेटिव चेंज किए हैं। अब पॉजिटिव क्या हुआ है? समय की बचत होने लगी है, ट्रांजैक्शन शायद लोगों के लिए बहुत आसान हो गया। अब हमें लंबी लंबी लाइनों में, बैंक की लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजना बहुत आसान हो गया है, पैसा मंगाना आसान हो गया है। अनेक सर्विसेज हैं, जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, जहां आपको बुकिंग करनी है या ट्रांजैक्शन करना है, वहां आप लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता। शिक्षा का बहुत अच्छा प्रसार हुआ है। खासतौर से कोविड टाइम में हमने ये देखा कि एजुकेशन को ताला नहीं लगा। शिक्षा एक वैसे तो सभी काम चले हैं, लेकिन शिक्षा भी नहीं रुकी है, शिक्षा को भी ऑनलाइन कर दिया गया। नई नौकरियों का सृजन हुआ, सरकारी सेवाएं भी ऑनलाइन हो गई, नेट बैंकिंग हो गया, पासपोर्ट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कम्युनिकेशन आसान हो गया, ज्योग्राफिकल जो दूरी थी वो खत्म हो गई या कम हो गई। और एक काम हुआ कि कैशलेस होने से भ्रष्टाचार कम हो गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। अब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बिल मिलता है तो अब वो टैक्स चोरी नहीं कर सकता। ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ अपॉर्चुनिटीज है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था रिसेंटली जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है उसमें भी बड़ा अच्छा चेंज आया है। क्या चेंज आया है मुझे नहीं पता, आप इसे पॉजिटिव देखते हैं कि नेगेटिव, कि जो नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलीजियस जो गुरु हैं या जो रिलीजियस कामों में लगे हुए लोग हैं वो क्या करने लगे हैं, आप अपने घर पे ही बैठे दूर दराज के मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। ना आपको जाना है, ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ना वहां रहने का, ना होटलों का, ना खाने पीने का खर्चा, आप वहीं से दर्शन कर सकते हैं। इवन मैंने तो देखा शायद नवरात्रि की बात है कि वो जो प्रतिमा थी जिस मंदिर के लोग दर्शन कर रहे थे ऑनलाइन, वो प्रतिमा बोलती भी है, उसकी लिपसिंग भी होती है। आप उससे मन चाहा वरदान भी बुलवा सकते हैं। मतलब आप देखिए कि भगवान भी अब बोलने लगे हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी ने बड़ा अच्छा किया है। आपको जो वरदान चाहिए आप उनको लिख के भेज दीजिए, वो वरदान भी वो आपको दिला देते हैं। तो मुझे लगता है कि कोविड के समय में ये जो चीजें शुरू हुई है ना, खासतौर से ये बहुत अच्छी शुरू हुई है शायद, है ना। और अब पंडित की भी जरूरत नहीं है, दाह संस्कार करना हो, विवाह कराना हो, हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी बैठी है आपके पास। टेक्नोलॉजी गुरु है, टेक्नोक्रेटिक गुरु है, तो आपको सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको हम शायद एक सीमा तक इन सब चीजों का पॉजिटिव देख सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि यही टेक्नोलॉजी जो वैज्ञानिक सोच का परिणाम है, एक साइंटिफिक टेम्पर जिसने जनरेट किया, ये साइंटिफिक टेम्पर के बाद टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई। और ये इसका मेन काम जो था वो था अंधविश्वास, रूढ़ियों, प्रथाओं को तोड़ना, समाप्त करना। वहीं आपको नहीं लगता कि इसी टेक्नोलॉजी ने अब अंधविश्वास या रिलीजन को और ज्यादा मजबूती दे दी है? एक मैसेज आता है आपके पास, 10 लोगों को ये मैसेज भेजिए, आपको तुरंत शुभ समाचार मिलेगा या आपको लाभ होगा, और ऐसा नहीं करने पर अशुभ होगा, ये संकेत भी वो पहले ही दे देते हैं। अब आज की पीढ़ी जो है,
आप देखिए अधिकांश समय, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा, संजीव सर ने भी कहा कि अधिकांश समय जो है हम ऑनलाइन बिताते हैं और बहुत सारे मैसेज टेक्स्ट करके हम अपने पेरेंट्स को, अपने घर में, अपने दोस्तों को, मित्रों को, फैमिली में सभी को शेयर कर देते हैं और उससे कहते हैं कि ये मैसेज पढ़ लेना और इसके अनुसार काम कर लेना। अब इसको करने से देखिए ऑनलाइन गेम्स आ गए तो आपने फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई, अब बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, उनके लिए जितने भी गेम्स हैं वो मोबाइल पे होने लगे, वो टेक्नोलॉजी पर होने लगे। आपको नहीं लगता कि हम एक रिस्क सोसाइटी की तरफ और रिस्क मार्केट की तरफ जा रहे हैं? इससे उनका मार्केट तो बढ़ रहा है, जो मार्केट है उसके प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, उसके गेन्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी जो है, बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, युवा जो है, वो एक जोखिम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, एक रिस्क सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। कौन कौन से रिस्क हैं मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को नहीं पता, हम में से सभी को पता है। और एक खतरा है जो मैंने भी महसूस किया और आप सबने शायद किया होगा, जैसे अभी हमने कहा कि टेक्स्ट मैसेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। आज की जो पीढ़ी है इसको म्यूट जनरेशन कहा गया है। म्यूट जनरेशन क्यों? क्योंकि डिजिटल पीढ़ी होने के कारण एक दूसरे से संपर्क और संचार करने के लिए अभी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं। बातचीत करने के बजाय ये लोग एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, वर्चुअल मैसेजेस हो सकते हैं, इमोजीज भेज सकते हैं, स्माइल करना है, गुस्सा करना है, कुछ भी करना है, किसी को अफेक्शनेट मैसेज देना है तो आप बहुत सारे इमोजीज के थ्रू, बहुत सारे कार्टून्स के थ्रू, क्रिएचर्स के थ्रू आप भेज सकते हैं और भेजते हैं। उसमें शब्द कम इस्तेमाल होते हैं, टेक्स्ट कम करना पड़ता है और बहुत आसानी से आप अपनी बात कह देते हैं। एक समाज वैज्ञानिक हैं डोना हार्वे, वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने मनुष्य और मशीन के बीच का अंतर समाप्त कर दिया है। मैं उनसे पूर्णतः एग्री करती हूँ, पूर्णतः सहमत हूं मैं उनसे, क्योंकि मनुष्य मशीन की तरह काम करने के लिए आज बाध्य है। दूसरी तरफ ये केवल एक पक्ष नहीं है, दूसरा विरोधाभास भी देखिए। एक तरफ तो हम मशीन में कन्वर्ट हो रहे हैं और दूसरी तरफ मनुष्य मशीन में भावनाएं ढूंढ रहा है, क्योंकि आप जब मशीन में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपकी भावनाएं तो समाप्त हो रही हैं, लेकिन अब आप मशीन यानी रोबोट में भावनाएं तलाश कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज है जिसमें आप बहुत सारे काम अब रोबोट्स कर रहे हैं, होटल में, हॉस्पिटल्स में। इवन कोटा के आसपास भी एक ऐसा हॉस्पिटल है और एक ऐसा मेरे ख्याल होटल है जहां पर इस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। तो रोबोट काम करते देखे जा सकते हैं। तो मानव तो मशीन बन गया है और मशीन से हम इमोशन चाहते हैं कि वो हमें वो इमोशंस, वो भावनाएं दे। मतलब कितना वर्चुअल हो गया है सब कुछ, जहाँ रियल शायद कुछ नहीं रहा है। और इस कृत्रिम मशीनी समाज में रहते हुए मनुष्य, मुझे लगता है कि इमोशंस के मतलब समझना उसने खत्म कर दिया है। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, परिवार के युवा, बुजुर्ग या बच्चे किन तनावों से गुजर रहे हैं, समाज या देश किन समस्याओं से जूझ रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, अखबार में जो रोज घटनाएं छप रही हैं, उनसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगने लगा है, हो सकता है मैं पार्टली रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट से या और अपने कलीग से कि अब हम बहुत ज्यादा इमोशंसलेस होते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि एक और काम किया है इस डिजिटल सोसाइटी ने, इस टेक्नोलॉजी ने, इसने पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस के बीच के जो अंतर थे वो मिटा दिए। अब हम विजिलेंस सोसाइटी में रहते हैं। अब आज की सोसाइटी विजिलेंस सोसाइटी भी है। कैसे? आप जहां भी जाते हैं, घर में, दुकान में, ऑफिस में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, लिफ्ट में, पार्किंग में, बहुमंजिला इमारतों में आपको लिखा हुआ मिलता है आप कैमरे की नजर में हैं। हर जगह आप कैमरे की नजर में हैं। ऐसा क्या हो गया कि हमारे जीवन के हर पक्ष को सार्वजनिक करने की होड़ लगी? आपका हर जीवन का हर एस्पेक्ट, आपका कितना भी निजी एस्पेक्ट क्यों ना हो, अब वो सार्वजनिक होता जा रहा है। हम जो विजिलेंस सोसाइटी है या उसके पक्षधर लोग हैं, वो कोई भी रीजन दे सकते हैं कि आपकी सेफ्टी के लिए है या और भी बहुत सारे लॉजिक्स देते हूँ, लेकिन क्यों, आखिर क्यों आपका सार्वजनिक, आपका निजी जीवन सार्वजनिक होता जा रहा है और जो राइट टू प्राइवेसी है वो चैलेंज होता जा रहा है या उसका उल्लंघन बहुत आसानी से हम कर देते हैं। ये जो मोबाइल हम सबके हाथ में है, जो 24 घंटे रहता है, सोने वाला समय माइनस कर दीजिए, बाकी हर समय साथ में रहता है, तो उस पे आप दूसरों से बातचीत करते हैं, मैसेज शेयर करते हैं, संदेश भेजते हैं, फोटो शेयर करते हैं, अपनी निजी जिंदगी के निजी पल शेयर करते हैं। वो किसी और के नियंत्रण में है। निजी स्पेस अचानक सार्वजनिक होने लगा।
आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा खतरा है इस वर्चुअल सोसाइटी का, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का? हम अंतर ही नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है जब हम शुरू में एड सुना करते थे, पेप्सोडेंट 24 घंटे या फला जो टूथपेस्ट है वो 24 घंटे कीटाणुओं से लड़ता रहता है, या फला क्रीम जो है, फला ब्रांड की क्रीम है, वो 7 दिन में आपको गोरा बनाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें। आपको नहीं लगता कि हम इस आभासी दुनिया में, इस वर्चुअल दुनिया में ऐसी चीजें सुनने के लिए शायद तैयार हो गए हैं, या अपने आप को हमने तैयार कर लिया है और हम उसको रियल मानने लगे हैं? रियल को तो हमने पीछे छोड़ दिया, रियल से अब हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम रियल पे विश्वास करने लगे। एक और चीज हम सब ने पढ़ी होगी, मुझे लगता है शायद 15 दिन पहले या महीने भर पहले एक अखबार में एक कंपनी का नाम था, बहुत अच्छा सा नाम, एक्टोलाइफ कंपनी। उसका एक मैसेज था, मैसेज का एक न्यूज थी कि एक्टोलाइफ नामक कंपनी ने एक वीडियो जारी किया और ये दावा किया कि महिला को अगर स्वास्थ्य कारणों से गर्भाशय निकालना पड़ा या तो उसको अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है, या पुरुष को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो अब उसको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो माँ बाप बन सकते हैं। कैसे? उसने दावा किया कि उसने एक जो है आर्टिफिशियल यूट्रस क्रिएट किया, यानी एक कृत्रिम कोख तैयार कर दी, और उसमें बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में 9 महीने पलेगा। यानी जब बच्चे को जन्म देने के लिए अब माँ के कोख की, यानी इंसान के कोख की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन महिला के गर्भ की तरह ही सुरक्षित है और अब वह एक स्वाभाविक गर्भ की तरह ही काम करेगा। मुझे कई बार लगता है मतलब अब इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब सारा काम मशीनें ही करेंगी। एक ये काम बचा था कि बच्चे को जन्म देने का काम माँ करती थी, अब वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने शायद ले लिया। तो उसी के साथ एक और न्यूज थी एक अखबार में कि कृत्रिम बुद्धि आधारित जो बाजार है, ये पेरेंटिंग का बाजार जो नया क्रिएट होने के कगार पर है, इसका अभी पूरी दुनिया में शायद 5,238 करोड़ रुपए का बिजनेस है अभी, और उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि 2028 में ये 13,000 करोड़ रुपए या उसके पार हो जाने की उम्मीद है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ हर रिश्ता, हर भावना बिकाऊ है, क्योंकि आप एक मार्केट सोसाइटी का हिस्सा हैं। अब रिलेशंस भी मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं, इमोशंस मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये जो कृत्रिम गर्भ है, यानी आर्टिफिशियल जो यूट्रस है, ये थर्ड पेरेंट के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी पहले। और एक और चीज देखिए, ना केवल इतना ही, उन्होंने कहा कि पेरेंट ऑफ नामक एक ऐप उन्होंने जारी की है। ये जो काम घर के बड़े लोग करते थे कि बच्चे को क्या देना है, उसकी कैसे देखभाल करनी है, उसको कब कब टीके लगने हैं, या उसके लिए क्या अच्छा है, उसको कैसे पालना है, वो सब अब पेरेंट ऑफ नामक एक ऐप जनरेट कर दी गई है। अब माँ बाप को, या जो यंग जनरेशन आ रही है, जो नए माँ बाप आ रहे हैं, उनको अपने ज्वाइंट फैमिली की जरूरत नहीं है। उनको जरूरत ही नहीं है किसी के अनुभवों की, कि उनके पास कोई बड़ा होना चाहिए जो उन्हें सिखाए कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, बच्चे को किस समय क्या देना। कुछ जरूरत नहीं है। इस डिवाइस को आप अपलोड कीजिए, इस ऐप को आप अपलोड कीजिए, सब कुछ वो आपको बता देंगे, आपको सिखा देंगे। आपको लगता है, मतलब मुझे लगता है इससे वो एक और चीजों से बच जाएंगे। जैसा एक इंटरव्यू में एक बच्चे ने, एक कपल ने कहा भी था कि जो ये बड़े लोग अपने अनुभवों का ज्ञान झाड़ते रहते हैं कि हम लोगों को इतना ज्ञान है, हमने ये धूप में बाल सफेद नहीं किए, ये सब जो वो कहते रहते हैं, इनको सुनने से भी हम बच जाएंगे, क्योंकि अब हमें उनकी सलाह की या उनके ज्ञान की जरूरत, उनके अनुभव की जरूरत नहीं है। अब हमें ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी करके देगी। और अब ये तो कहना बहुत पहले का, बहुत पुरानी बात हो गई कि अब माँ का स्थान नैनी या क्रच ने ले लिया। ये तो बहुत पुरानी चीजें हो गई। जब अब कोक भी नहीं माँ के पास रही तो हम सोच सकते हैं कि ये सब क्रच की जिम्मेदारी ले लेना, दादी नानी की कहानियों को छोड़ देना, ये सब चीजें अब पुरानी बातें हो गई। तो अब हम अगर बात करें, अब जो सोचने का विषय है, जो मुझे लगता है एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में, कि हम ये कैसी दुनिया उभार ले रही है, या हम कैसी दुनिया को उभरने दे रहे हैं, जहां विवाह के लिए एक पुतला चाहिए, सेक्सुअल रिलेशन के लिए एक रोबोट चाहिए, सिलिकॉन बच्चा लोगों की पसंद बन रहे हैं। अब उसको रियल बच्चा नहीं चाहिए, सिलिकॉन बच्चा चाहिए जो ओरिजिनल बच्चे की तरह रोता है, बढ़ता है। एक ऐसी आभासी दुनिया की हमें जरूरत क्यों है?
मैं अभी तक नहीं समझ पाई। आप में से बहुत सारे प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, शायद मेरे इस सवाल का उत्तर दे सके या मेरी इस क्वेरी को शांत कर सके। आखिर हम इंसानों को इस आभासी दुनिया की जरूरत क्या है, जहाँ सब कुछ असली है, मैरिज, पति पत्नी के सम्मान, बच्चा, सब कुछ असली आपके पास है, तो आपको नकली क्यों चाहिए? क्यों हम इस आभासी दुनिया को एंटरटेनमेंट की या आनंद की दुनिया या हैप्पीनेस की दुनिया के रूप में देख रहे हैं? ये मेरा एक सवाल भी है और मुझे लगता है कि मुझे इस अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर आप इस मंच से शायद मिल जाएगा। एक और न्यूज की मैं यहाँ चर्चा करूंगी। तमिलनाडु में एक अभी शायद साल भर या सवा साल हो गया, एक न्यूज आ रही थी कि तमिलनाडु में एक युवक युवती के विवाह के लिए वर्चुअल विश क्रिएट किया गया, क्योंकि वो जो लेडी थी, जो वधू थी, उसके पिता का जो था, पिता की डेथ हो चुकी थी उसकी शादी से पहले, तो वो चाहती थी कि मेरे पिता के आशीर्वाद से मेरी शादी हो। तो एक वर्चुअल वर्ड क्रिएट किया गया और उसके फादर का एक वर्चुअल किरदार बनाया गया, उन्होंने जो उसे वर वधू को आशीर्वाद भी दे रहे थे। अब आप सोचिए कि मतलब हम क्या क्या चीजें बना रहे हैं, हम किस किस की कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम जानते हैं कि जीवन और मरण निश्चित है, कब जन्म होगा, कब मरण होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अब इस टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ संभव कर दिया। मरे हुए व्यक्ति जीवित हो सकते हैं, जीवित को आप मार रहे हैं, मरा हुआ समझ रहे हैं, एक डेड सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। कितना खतरनाक है ये सब। आपको नहीं लगता कि ठीक है, आपके पास बहुत सारे विकल्प है, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे विकल्प दिए हैं, पर ये तो वही बात हो गई कि टेक्नोलॉजी एक गुड सर्वेंट तो हो सकता है, लेकिन बैड मास्टर है, ये हम सब जानते हैं। मैं तो कोटा में रहती हूँ, आप जानते हैं कोटा में रोज आज भी एक सुसाइड हुई है। नीट के बच्चे ने 15 दिन में 8 से 9 बच्चों ने सुसाइड की है। कितना बड़ा डेटा है, कितना बड़ा आंकड़ा है, और सिर्फ ये 10 या 11वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं। अभी किसी का तो रिजल्ट भी नहीं आया और किसी ने रिजल्ट मिलने के बाद सुसाइड कर लिया। क्या ये डिजिटल दुनिया इनको रोक सकती है? ये कोई ऐसी टेक्निक हम बना सकते हैं कि बच्चों के मन से ये मौत का, आत्महत्या का कीड़ा हम निकाल सके, या हम इन्हें धकेल रहे हैं? कितना खतरनाक है, इतनी बड़ी चुनौती है। मुझे ये लगता है बहुत दुख होता है जब हम अपने सामने अपनी बच्चों को मरता हुआ देखते हैं। और तो और वो वीडियो भी बनने लगे हैं, मरने से पहले मुझे वीडियो बनाना है। क्यों? हमें मरना ही क्यों है? क्या ऐसी डिवाइस हमने बनाई है या सोची है कभी, अगर डिवाइस बनानी है तो पॉजिटिव चेंज की, क्वालिटेटिव चेंज के लिए हम क्यों नहीं बनाते? विनाश की तरफ ही क्यों जाना है? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि चाकू जो टेक्नोलॉजी है उससे हम किसी फ्रूट काटे तो अच्छा है, फल सब्जी काटे तो, किसी का गला काटे तो गलत है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज बुरा है। तो पर टेक्नोलॉजी क्रिएट करने के बाद क्या हम उसका अच्छा बुरा यूज या किसी तरह के चैलेंजेस, किसी तरह के अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करते हैं? क्या उस पर कोई चर्चा होती है? उसके आने से पहले उसके गुड इवेंट्स, उसके डूज एंड डोंट्स हम डिस्कस करते हैं, या उसकी जरूरत ही नहीं समझते? मुझे लगता है ये जो बच्चे कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी ने शायद, एक टेक्नोलॉजी भी मुझे लगता है, होप सो आप लोग एग्री करेंगे कि कुछ हद तक ये भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक इनके लिए जरूरी मतलब रेस्पॉन्सिबल है। हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट विलेज चाहिए, स्मार्ट मोबाइल चाहिए, स्मार्ट एजुकेशन चाहिए, लेकिन स्मार्टनेस मनुष्य में नहीं चाहिए। क्यों? एक बहुत अच्छा शेर है, मैं अपनी एक शेर से बात खत्म करूंगी। मुझे ये नहीं पता उसके शायर कौन है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मुझे एक मौका दिया और इतने अच्छे विषय पे, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है ये विषय,